बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं सेकंड ईयर जो है ना उसके हेड एंड नेक एब्डोमेन पेल्विस न्यूरो के क्लिनिकल्स कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे पास थे। ये आप देख सकते हैं, कोई आई थिंक कायद आज़म के दौर के मेरे पास पड़े हुए थे। ठीक है, वो मुझे रिक्वेस्ट भी थी कि जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर MBBS में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरेक्स के क्लिनिकल डिस्कस किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इस वजह से मैंने सोचा चलें रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे। क्लिनिकल की बहुत ज़्यादा मैं मतलब ज़रूरत थी कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा चलो मेरा कुछ एफ़र्ट जो है ना किसी के काम आ जाए। प्लीज़ अगर आपको इससे कुछ ख़ायदा हो तो अपने दोस्तों से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, या जिस तरह भी आपको ईजी हो। लेकिन ये मेरी ये एफ़र्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख्वाह इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जैसे भी है। तो अभी मैं ये सारे डिस्कस करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह 2-3 वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सारे के सारे करूँ। पेज कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैंने जो है ना BD84 जो है ना स्नेल, KLM और इसके अलावा एक BRS, उन सब की कंपाइलिंग के बाद ये ना वीडियो यानी स्कल वाले की जितने भी स्कल के रिलेटेड क्लिनिकल है वो मैंने अलग कंपाइल किए हैं। उसके बाद फिर फेस और स्कैल्प के और इस तरह टॉपिक वाइज और मैंने जिस के अलग किए हैं, आपको देख सकते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से डिस्कस करूँगा बिना किसी टाइम को गवाए। तो मैं कोशिश करूँगा जो डायग्राम से रिलेटेड हो वो मैं इधर जो है ना वो आपको गूगल करके भी दिखा दूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है कि मेडिकोस का टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये ख़ुसूसन अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है एग्ज़ाम की डेज़ में तो बहुत क्रूशियल टाइम है। तो जल्दी से बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो स्कल से रिलेटेड क्लिनिकल है। उसमें सबसे पहले जो है ना वो हेडेक से रिलेटेड है। वो क्या है, बच्चे को पता है कि एसोसिएटेड होता है टेंशन के साथ, फटीक के साथ, फीवर के साथ, या बुखार हो, टेंशन हो, कोई थकावट हो, या फिर मोस्टली जो है ना ब्रेन ट्यूमर होता है, या सब एरेक्नाइड। मतलब ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर जो होता है ना, ये 3 लेयर होती है ना मेनिंजिस की। तो एरेक्नाइड जो है ना, जो एरेक्नाइड इसके बिल्कुल नीचे जो है ना अगर हेमरेज हो गया, मतलब कोई ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह होगी, चोट वगैरह लगी है, तो वहाँ पे हेमरेज की वजह से, या फिर मेनिंजाइटिस मतलब मेनिंजीज की जो लेयर है ना उनकी इन्फ्लेमेशन, ये सारे के सारे हेडेक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ टेरियन। टेरियन बेसिकली क्या होता है आपको, यानी ये जो एक जॉइंट पॉइंट होता है फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल, मतलब जहाँ पे आपकी कनपट्टी होती है ना ऑलमोस्ट वहीं पे करके होता है। ये अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे ये वाला, ओके ये आपको टेरियन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस जगह पे करके होता है। बाकी आप मतलब ये एक किस्म का जंक्शन ही होता है। वहाँ पे अगर रैप्चर हो जाए तो क्या होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मतलब मेनिंजीज के अंदर से जा रही थी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये आप न्यूरो के अंदर पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा एपीड्यूरल, मतलब ड्यूरा मैटर जो होता है ना उसके बिल्कुल ऊपर जो अगर हेमरेज हो जाए ना, मतलब क्लॉटिंग आपको नज़र आ रही है, तो इसे हम कहते हैं एपीड्यूरल हेमरेज। इसी तरह 3 लेयर होती है ना यार, देखें ना, ये होता है ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर, 3 लेयर होती है मेनिंजिस की। तो ड्यूरा के ऊपर जो ये चीज़ होगी उसे हम एपीड्यूरल, अगर वहाँ पे हेमरेज होगा तो एपीड्यूरल हेमरेज होगा। ठीक है, तो वहाँ से जो होता है ना कह रहा है हेमाटोमा जो है ना वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी और एपीड्यूरल हेमरेज। मतलब टेरियन फ्रैक्चर हुआ, टेरियन के फ्रैक्चर होने से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी उसकी रैप्चर हुई। रैप्चर होने से क्या हुआ कि जो एपिड्यूरल था स्पेस वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो। बस इतनी बात आपने बता देनी है, और ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है और अमूमन आम आ जाता है। क्लॉट कंप्रेस करता है, क्या कहता है, मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है, जब मोटर एरिया जाएगा तो आपको पता है कि वो पैरालिसिस करेगा, लेकिन किस चीज़ की, अपोजिट साइड की। क्योंकि अगर आपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे ट्रैक्स होती हैं, वो क्रॉस करती हैं, राइट वाला लेफ्ट साइड पे आ जाता है, लेफ्ट वाला राइट साइड पे, तो इस वजह से अपोजिट साइड का जो है ना वो मोटर एरिया जो है ना उसकी पैरालिसिस होती है। नेक्स्ट जो है ना वो है फ्रैक्चर ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। मतलब आपने अगर कनपट्टी जहाँ पे वो बंदूक रख के गोली मारते हैं ना अक्सर सुसाइडल पीपल जो होते हैं, तो उसी की वो बात कर रहा है कि अगर उसकी जो वहाँ पीटस पार्ट होता है, अगर टेम्पोरल बोन आप पढ़ें ना तो वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम पीटस पार्ट कहते हैं। वो उससे क्या होता है, ब्लड एंड CSF जो होता है ना वो एस्केप हो जाता है फ्राम एयर एंड हेयरिंग लॉस होता है। मतलब कान के अंदर से अगर, तो कान के अंदर से उसके ब्लड आ रहा है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, और उसकी फेशियल नर्व डैमेज हो गई है, तो उसका क्या मतलब है, उसकी टेम्पोरल बोन जो है ना उसका पीटस पार्ट चला गया है। इस डायग्राम में गाइज आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा ये पीटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, मैं साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज अच्छा हो जाए। बाकी जिसको मज़ीद देखना हो वो गूगल पे जाके उस पार्ट का नाम लिखेगा तो वो आ जाएगा सारे का सारा। जो ही वो पीटस पार्ट टूटेगा तो क्या होगा, लेट मी यार लाइट किधर गई इसकी, ओके।
जो ही पीटस पार्ट टूटेगा तो क्या होगा कि उसका जो है ना ब्लड और सेरिब्रल स्पाइन कान से निकल आएगा, उसको फिर सुनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा भी जो फेशियल नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाएगी, जो फेस को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है मेलर, मतलब मेलर फ्लश क्या होता है, रेडनेस ऑफ द स्किन ओवर द जाइगोमेटिक प्रोसेस हो गया। जाइगोमेटिक जो आप चीक्स होती है ना आपकी, ये गाल, वहाँ पे जो है ना रेडनेस हो जाती है। इस एसोसिएटेड किससे होती है, फीवर से और ट्यूबरकुलोसिस। वो लोग जिन्हें टीबी हो या बुखार हो, उनको जो है ना वो गाल के ऊपर जो है ना वो अक्सर आपको रेडनेस नज़र आएगी, जिसे मेलर फ्लश कहते हैं। जस्ट एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस डायग्राम में आपको ये मेलर फ्लश नज़र आ रहा है, ये वाला देखें। इसके गाल कितने ज़्यादा, जिस तरह वो ब्लशन नहीं लगाती गर्ल्स, बिल्कुल इसी तरह आपको नज़र आएंगे। ये टीबी के केस में होता है या फिर वो लोग जिन्हें फीवर हो। देखिए अगर उसके अलावा मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन की होती है नेज़ल नाक की, ये मैंडिबल जो होता है ना लोअर जा, यानी आपका जो नीचे वाला जबड़ा है वो, या फिर होता है प्राइटल जो होता है ना एमिनेंस। ये वो स्कल की है, फ्रंटल प्राइटल टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन जो होती है ना, स्कल वाली बोन साइडों पे जो होती है प्राइटल बोन, वो वाली होगी। यानी ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बॉक्सिंग जब करते हैं या तो नाक की हड्डी टूटती है, या मैंडिबल यानी नीचे वाला जबड़ा आपका टूट सकता है, या फिर प्राइटल एमिनेंस मतलब खोपड़ी की जो हड्डी है ना वो टूट सकती है। उसके बाद है लेव फॉर्ट फ्रैक्चर। ठीक है, लेव फॉर्ट में क्लासिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि मैग्जिला का जो है ना फ्रैक्चर, उसका एक ऐसी कैटेगरी जैसे हम कहते हैं लेव फॉर्ट क्या होता है, हॉरिजेंटल फ्रैक्चर। हम मैग्जिला मतलब जो अपर जा है ना उसे मैग्जिला कहते हैं ना, उसका जो है ना वो हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होता है। एल्व्यूलर प्रोसेस यानी दांत से रिलेटेड है, विद दी नेजल सेप्टम, नाक से लेके वो पीछे तक जाता है हॉरिजेंटल फ्रैक्चर मैग्जिला का। मैं दिखाता हूँ अभी। ओब्लीक फ्रैक्चर जो होता है ना वो कहता है मैग्जिलरी साइनस। आप पढ़ेंगे कि ये ना स्कल के अंदर साइनसिस होती हैं, एयर स्पेसिस होती हैं, पर वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। सेफिनाइट साइनस होगी इस तरह की, उसमें ये कहते हैं मैग्जिला वाली बोन के अंदर होते हैं, एयर स्पेस होती है हड्डी के अंदर, वो कहते हैं मैग्जिलरी साइनस। थ्रो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, मतलब ऑब्लीक फ्रैक्चर जो होता है ना वो पास करते हैं मैग्जिलरी साइनस से होता है वो इंफ्रा ऑर्बिटल। आपकी जो आंख है ना उसके बिल्कुल नीचे एक फोरामेन होता है जिसे हम इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं। इसके अलावा लैक्रिमल टू ब्रिज ऑफ द नोज हो गया, मतलब नोज़ तक वो जा रहा है। उसके बाद फ्रैक्चर जो होता है ना वो कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया, मतलब जो आँख के वाले जो है ना वो होल सा, इसके ऊपर जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है, वहाँ से एथमाइड आई वाली बोन और इसके अलावा नेजल बोन एक्सटेंड थ्रू दी सेफिनाइड हो गया, और फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर्स हो गया, मतलब जाइगोमेटिक बोन हो गया, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन के दरमियान जो जंक्शन होता है उसे हम सूचर कहते हैं ना, तो वहाँ तक ये फ्रैक्चर जाता है। लेव फॉर्ट फ्रैक्चर का आपने नंबर एक बात क्या याद रखनी है आपने, ये वाली यार मार्कर किधर गई है, ओके। नंबर एक बात ये है कि हॉरिजेंटल फ्रैक्चर है मैग्जिला। नंबर दो जो है ओब्लीक फ्रैक्चर ऑफ मैग्जिलरी साइनस से होता हुआ वो नाक तक जा रहा है, ठीक है। नंबर तीन पे हॉरिजेंटल फ्रैक्चर जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होके एथमाइड बोन, एथमाइड से नेजल बोन तक जा रहा है। सारे का सारा ये फ्रैक्चर हो गया। होप सो आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा, फिर भी मैं आपको मज़ीद भी दिखा दूँगा। इसके अलावा जो थे ना, एक मिनट में दिखा ही दूँगा, जस्ट एक मिनट, जस्ट मुझे दें। ये देखें, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेव फॉर्ट फ्रैक्चर कितना है। ये कैटेगरीज हैं कि 42% हुआ, 30%, मतलब जितना भी आपका फ्रैक्चर हो ना उस लिहाज से हम कैटेगराइज करा देते हैं। सर्जरी के अंदर आपको अमूमन ये देखने में मिलेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हुआ तो 42% या फिर ये 30 और कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। सिंपल हमने मैग्जिला और नेजल बोन की तक रहना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा लेव फॉर्ट फ्रैक्चर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ना वो क्या है, मैंडिबल का फ्रैक्चर है। केनाइन साकट, मतलब ये दांत होते हैं ना, इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, वहाँ से मैंडिबल के फ्रैक्चर जो होता है ना एक केनाइन साकट के ऊपर होता है मोस्टली फ्रैक्चर। उसके अलावा नेक का मैंडिबल के ऊपर होता है, मतलब आप मैंडिबल देखिए ना, ये मैंने बनाई भी हुई है बल्कि, ठीक है। ये होता है हेड बिल्कुल ऊपर, फिर नेक होता है, फिर ये सारी की सारी बॉडी होती है, ठीक है। नेक के ऊपर मोस्टली होता है, मतलब ये बॉक्सर जो होते हैं ना, अब जिसने बॉक्सिंग की हो ना तो उसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है। बॉक्सिंग में जब पंच लगता है तो वो क्या होता है, नेक ऑफ द मैंडिबल जो होता है ना वो टूट जाती है अमूमन। इसके अलावा एंगल जो होता है ना जहाँ से वो मुड़ रही है और वहाँ पे थर्ड मोलर टीथ, मतलब तीसरी दाढ़ जिसे कहते हैं ना आम जुबान में, वो होगी। आम जुबान इसलिए बताते हैं ताकि ये याद करना आसान है आपको, यही ये जो है ना निमोनिक्स याद आते हैं। ओके हो गया, ये मैंडिबल का सारा फ्रैक्चर हो गया। ये है, इसके थोड़ी सी मैंने ये रफ बनाई हुई है, हेड होता है, नेक होता है और बॉडी होती है, ठीक है। बाकी आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे सारे के साथ। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, काज एंड नोजमिया, ठीक है। मतलब जो होता है ना क्रेनियम की तीन होती है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जस्ट 1 मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला
ये आ गया ब्लू वाला इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये लाइट ब्लू में मिडल क्रेनियल और पीछे ग्रीन में है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। वो कह रहा है अगर इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब मैंने खोपड़ी को ऊपर से काट के दिखा रहा हूँ ना, ठीक, इंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या क्या हमारे पास यानी कंडीशंस आएंगी। उसके अंदर सिंपली होना कुछ भी नहीं है, एक तो एनोजमिया हो जाएगा, मतलब उसको स्मेल वगैरह नहीं आएगी। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस, मतलब नाक से खून आएगा। इसके अलावा ब्लैक आई, मतलब उसकी आंख में जो है ना वो ब्लड आना की वजह से वो ब्लैकिश हो जाएगी। एक्सोपथालमस, मतलब उसकी आइज़ जो है ना वो बल्जिंग होगी, मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीकेज होगा नोस, इसका दूसरा नाम होता है रेनोरिया। ठीक है, ये आप मजा रखनी। इंटीरियर क्रेनियल फोसा के एग्जामिनर अमूमन पूछ लेते हैं, ये वाइवा का क्वेश्चन भी है कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा टूटा गया तो क्या होगा। आपने सिंपली बताना है कि उसको एक तो जो है ना वो एनोजमिया, स्मेल उसको नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे उसकी जो है ना वो एपिस्टेक्सिस, मतलब नाक से खून उसका बहेगा, ब्लैक आई होगी। नंबर 3 पे उसकी उभरी हुई आंखें होंगी, एक्सोपथैलेमस जिसे हम कहते हैं। नंबर 4 पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना नाक से आना शुरू हो जाएगा, मतलब दिमाग से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहीं ना कहीं से निकल के नाक से उसका बहना शुरू हो जाएगा। ये इसकी निशानी है कि हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फोसा की जो है ना वो फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हम मिडल क्रेनियल फोसा है, जो मैंने लाइट ब्लू में अभी आपको डायग्राम दिखाई है, वो होगा तो क्या होगा, ब्लड और CSF जो होता है ना डिस्चार्ज होगा थ्रू एयर। कान से अगर आपको ब्लड और CSF, क्योंकि कान दरमियान में ही आ जाता है ना, अपनी अगर खोपड़ी को गौर करें तो वही कह रहा है कि अगर वो कान से आना चाहिए तो ब्लीडिंग थ्रू दी नोज होगा। ठीक है, एक नंबर एक साइन ज़्यादा होगा, ब्लड और CSF कान से ज़्यादा बहेगा। नंबर 2 पे जो है ना वो कह रहा है नाक से भी आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ। इसके अलावा जो है ना डैमेज होगा C7 C8 क्रेनियल नर्व। अब जिसको नर्व नहीं पता नाम, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि ये नर्व के नाम याद कर लें। C1 का क्या नाम है, C2 का क्या नाम है, C3 का क्या नाम है, C4 5 इस तरह। C7 जो होती है वो होती है फेशियल नर्व, C8 होती है मुझे वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व इसे कहते हैं। मतलब आपने सारी याद करनी है। C1 ऑल फैक्ट्री होता है, C2 ऑप्टिक होता है, C3 ओक्यूलोमोटर, C4 ट्रोक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, 6 एब्ड्यूसेंट, 7 फेशियल, 8 वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, 9 ग्लासोफरेंजियल, 10 वेगस, 11 स्पाइनल एक्सेसिव और 12 होता है हाइपोग्लासिस। यस, ये वाली नर्व आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए, मतलब कहीं भी आए तो आपको यूँ करके क्लिक करना चाहिए, बस यही आपको। ठीक है, ये वाली नर्व जाएंगी। इसके अलावा फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा अगर हो जाए, मतलब जो मैंने ग्रीन में आपको डायग्राम दिखाई थी, वो क्या करेगा, ब्रूजिंग ओवर द मेस्टाइड रीजन, मतलब टेम्पोरल बोन के बिल्कुल पीछे के मेस्टाइड रीजन होती है। ठीक है, वहाँ पे ब्रूजिंग होनी शुरू हो जाएगी, एक्सटेंडिंग ओवर द स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो पीछे जो मसल आ रहा है ना स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड, वहाँ तक ब्रूजिंग होना शुरू हो जाएगी मेस्टाइड रीजन से शुरू होकर। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ क्लेवेरिया। क्लेवेरिया बेसिकली क्या होता है, जो आप अपनी खोपड़ी के ऊपर जो है ना वो आप हाथ फेरें, आपको जो है ना वो जो टॉप ऑफ द स्कल नज़र आएगा ना, जो एक खोपड़ी का टॉप है, उसको हम क्लेवेरिया कहते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। क्या होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो गया इन विच बोन इज़ डिप्रेस्ड इनवर्ड। आपने वो प्लास्टिक वाली गेंद देखी है, वो उसको 2 शाटें लगती हैं, बचपन में हम खेलते थे तो वो पिच से जाती थी अंदर की तरफ, बिल्कुल उसी तरह खोपड़ी जो है ना इनवर्ड डिप्रेस हो जाती है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ क्लेवेरिया। लीनियर फ्रैक्चर हो जाए, नंबर 1 तो है वो इनवर्ड होगी। नंबर 2 लीनियर फ्रैक्चर अकर एट द पॉइंट ऑफ इफेक्टेड एंड रेडिएट इन फ्रॉम 2 और मोर डायरेक्शन, मतलब एक तो वो अंदर की तरफ पिचक जाएगी, उसके अलावा 2 या 3 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में ना उसका फ्रैक्चर आपको नजर आएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन के वो कितनी फोर्स से लगा। कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, बोन इज़ ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, मतलब कचरा कचरा बोन हो जाना। जिस तरह अगर खुदा ना खास्ता बाइक से कोई गिरा है तो वो उसकी कचरा कचरा बोन हो चुकी है, तो वो सारे की सारी है। इसके अलावा काउंटर ब्लो फ्रैक्चर में क्या होता है, अगर अपोजिट साइड ऑफ द क्रेनियम टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट हो गया, मतलब वो क्रेनियम के बिल्कुल, क्रेनियम के स्कल का ऊपर वाला हिस्सा क्रेनियम ही कहलाता है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना वो हमारे पास फ्रैक्चर नज़र आएगा आपको। आम जुबान में अगर मैं कहूँ तो अगर राइट साइड से लगा है तो लेफ्ट साइड पे आपको फ्रैक्चर नजर आएगा, वही कह रहा है काउंटर ब्लो, मतलब अकर एट दी अपोजिट साइड ऑफ द क्रेनियम टू दी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जहाँ पे वो इंजरी हुई है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको फ्रैक्चर जो नजर आए उसे हम काउंटर ब्लो फ्रैक्चर। इसके अलावा जो है ना कैपेट स्कैंडियम, ये देखिए सारे के सारे स्कल से रिलेटेड कंपाइल किए गए हैं। नेक्स्ट तो कैपेट स्कैंडियम क्या होता है कि अमूमन जब जो है ना वो अगर किसी फीमेल जो है ना वो लड़की की जल्दी शादी कर दी गई है तो उसकी विजाइनल ओपनिंग जो है ना वो थोड़ी नैरो है, तो क्या होगा, अब वो आम तो दाइयाँ जो होती हैं वो तो बच्चे का बेड़ा गर्क कर देती हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि जो अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उस फीमेल को लेके तो वहाँ पे
उनके पास मुख्तलिफ अपरेटस होते हैं, मुख्तलिफ जो होता है ना वो स्पैचुलेस होते हैं जिसके वो खींच लेते हैं। तो क्या होता है जब वो उसके सर के ऊपर यूँ डालते हैं ना, ठीक है, उसको खींचने के लिए, या फिर आप कहते हैं शक्कर, जिस तरह आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा है, एक शक्कर बनाता है, लेकिन शक्कर नहीं होता, वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू जो है ना उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से, ड्यू टू रैप्चर ऑफ कैपिलरीज ड्यूरेटिवली। मतलब उसके सर के ऊपर जो ही वो रखते हैं ना कैंची वगैरह या कोई भी खींचने वाली चीज़, तो क्या होता है उसकी जो सर की कैपिलरीज, बच्चा बेचारा पहले ही नाजुक सा होता है, उसकी कैपिलरीज फट जाती हैं और वहाँ से जो है ना ब्लीडिंग हल्की हल्की होना शुरू हो जाती है। तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग वहाँ पे आपको नज़र आएगी, जिसे हम कैपेट स्कैंडियम कहते हैं। जस्ट 1 मिनट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको देख रहे हैं, मतलब उसके सर के ऊपर जो है ना आपको सॉफ्ट सी स्वेलिंग नज़र आ रही है बच्चे के सर के ऊपर, ये से हम कहते हैं कैपेट स्कैंडियम। ये आपको इस डायग्राम इसलिए देखने को, जब आप वार्ड में जाएंगे तो आपको इस तरह के बच्चे नज़र आएंगे, तो तब आप मुझे याद करेंगे, दुआएं देंगे। नेक्स्ट है पाल्पिटेशन ऑफ फोंटेनले जो होता है ना, वो क्या, फोंटेनले क्या होता है, जो एक किस्म की सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप होता है बोन्स के दरमियान। एक होता है सूचर और एक होता है फोंटेनले। सूचर जो होता है ना उनके दरमियान एक जंक्शन सा होता है बोन्स के दरमियान, लेकिन जो फोंटेनले है वो सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उनकी पाल्पिटेशन हम मतलब जब अगर छोटा बच्चा डिलीवर होता है उसकी पाल्पिटेशन करें ना, वो सर से की जाती है। फिजिशियन क्या करता है, उसकी ग्रोथ ऑफ द सराउंडिंग बोन, मतलब उसके सर के जो फोंटेनले हैं ना उसको अपने हाथों से डिटरमाइन करता है। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है फिजिशियन का कि वो अपने हाथों से डिटरमाइन कर ले कि इसकी बोन की साइज़ का ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो वो भी फोंटेनले से हम मालूम करते हैं। फोंटेनले वो फिर कम नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो है ना, मतलब कि वो डिप्रेस फोंटेनले नज़र आएंगे तो ये फिजिशियन को पता चल जाता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है, इसको फ़ौरन कोई ना बोतल वगैरह लगाओ। बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड। नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है ना, स्टेट ऑफ मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियम के अंदर कितना प्रेशर, एक हम डिहाइड्रेशन पर मालूम करेंगे, नंबर 2 पे ग्रोथ। ये देखो ना यार, एक तो हम फोंटेनले से ग्रोथ मालूम करेंगे, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, ठीक है। नंबर 3 पे जो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब सर के अंदर कितना प्रेशर आया, कि ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है या हद से कम तो नहीं है, तो वो सारे के सारे फिजिशियन डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा जो होता है ना वो डिटरमाइन दी एज ऑफ 1 to 2 ईयर ऑफ ईयर, बच्चे की एज भी हम मालूम कर लेते हैं इन फोंटेनले से, कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ ये एक्सपीरियंस की बात है। उसके अलावा ए ब्लो ऑन द टॉप ऑफ द हेड जो होता है ना, में फ्रैक्चर इज स्कल मोर रिलेटेड टू द क्रेनियल नर्व इंजरी हो गया। मतलब मैंने जो 15 आपको क्रेनियल नर्व बताई है ना, उनकी इंजरी जो होती है ना वो हो सकती है अगर सर के ऊपर जो है ना वो अच्छा खासा मुक्का लग जाए ना, 2.5 किलो का हाथ नहीं, वही वाला CSF लीकेज हो जाएगा सिंपली और बंदा साइड पे हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना हमारे बारे ट्राईपॉड फ्रैक्चर, पता नहीं ये अभी नज़र भी आ रहा है कि नहीं, इसका है TRIPOD, ट्राईपॉड फ्रैक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या है, 3 है ना, तो इसमें 3 तरह के फ्रैक्चर होंगे। फेशियल फ्रैक्चर इन्वॉल्व 3 स्पोर्ट्स ऑफ द मेलर, ठीक है, मतलब चीक की बोन, मतलब फेस के ऊपर अगर मुक्का लगा या कोई चीज़ सामने से लगी या एक्सीडेंट हुआ तो नंबर 1 पे जो है ना वो मेलर बोन, मतलब जो आपकी गाल वाली बोन है ना उसका फ्रैक्चर होगा। इंक्लूडिंग जाइगोमेटिक बोन, जो आपकी चीक्स हैं वो वाली होंगी, ठीक है। और इसके अलावा टेम्पोरल, फ्रंटल और मैक्सिलरी, मतलब एक तो कान पट्टी वाली, एक सामने दिमाग जो माथा है आपका, और एक मैक्सिला अपर जा, मतलब ये है ना बंदे का मुंह, ठीक है, ये आंखें, ये ठीक है, तो ये अपर जा, ठीक है, फ्रंटल बोन और ये जाइगोमेट, मतलब इतना हिस्सा जो है ना वो अगर किसी का टूट गया तो उसे हम ट्राईपॉड, यार इसके फोकस को, ये ट्राईपॉड फ्रैक्चर, सॉरी गाइस फॉर दैट नॉइस। मैं अभी एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको गूगल से ही, ठीक है, वो ट्राईपॉड फ्रैक्चर की है। ये देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 तरह के फ्रैक्चर हैं। इसके अलावा अगर इस डायग्राम में आप देखें तो ये देखें 3 फ्रैक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ना, होप सो के फोकस्ड हो, ओके, ठीक है। ये 3 तरह के, ऊपर वाला फ्रंटल बोन, फिर टेम्पोरल और फिर मैक्सिला, मतलब 3 बोन्स का जो फ्रैक्चर है ना ये सारे का सारा हमारे पास होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास ओके यंग जो होता है ना वो चाइल्ड में स्कल में भी लाइकन टू बी बॉल ऑफ द टेनिस, मतलब जिस तरह टेनिस वाली बॉल है ना बिल्कुल उसी तरह लोकलाइज ब्लो प्रोड्यूस डिप्रेशन विदाउट स्प्लिंटरिंग हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ जिस तरह टेनिस बॉल अंदर की तरफ हम यूँ करके कर लेते हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ जिस कॉमन टाइम सर्कमसाइज्ड लीजन इज रेफर टू एज पॉन्ड फ्रैक्चर हो गया। मतलब कहने का कि जिस तरह वो टेनिस बॉल जो अंदर की तरफ पिच की जो होती है ना, इस तरह के जो है ना वो पिच ना, ये वाला
ये आपको नज़र आ रहा है, होप से ये वाला अच्छा नज़र आ रहा होगा, या ये वाला, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का ना फ्रैक्चर अगर आपको नज़र आए तो आप इसको नाम दे सकते हैं पॉन्ड फ्रैक्चर का। तो गाइस ये थे सारे के सारे जो है वो स्कल से रिलेटेड क्लिनिकल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, डायग्राम से रिलेटेड। नेक्स्ट अभी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो आ रही है फेस और स्काल्प से रिलेटेड। उसके बाद ये सारे के सारे 1 2 3 4 और ये 5 और 6 पेजेस हैं, 7 8 पेजेस हैं। ओके, ये सारे के सारे इंशाल्लाह इसी रात में मैं कोशिश करता हूँ अपलोड कर दूँ सारे के सारे। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी मदद होगी तो किसी और की भी मदद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।